हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 2 का। और यूनिट नंबर 2 का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। आज की वन शॉट वीडियो के पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यूज आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन या टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएंगे और दोनों के ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं रिवीजन स्टार्ट करने से पहले कि एकेटीयू के अंदर जो यूनिट नंबर 2 में हमको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 2 का सिलेबस आपके सामने है। हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, देन वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी ऑफ वाटर, है ना। गुड वाटर की क्वालिटी, जो हम पानी पीते हैं, जो पीने योग्य पानी होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देन वाटर रिलेटेड डिसीज क्या होती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। 7 मार्क्स में एकेटीयू ने यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। देन फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, जो आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फ्लोराइड का और आर्सेनिक का 7 मार्क्स में ऑलरेडी क्वेश्चन एकेटीयू एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देन मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मटेरियल साइकिल क्या होती है। 3 साइकिल हमारे सिलेबस में है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल। ये कार्बन साइकिल 7 मार्क्स में और नाइट्रोजन साइकिल भी 7 मार्क्स में ऑलरेडी एकेटीयू एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सल्फर साइकिल अभी नहीं पूछी गई है लेकिन सिलेबस में है, तो इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। अभी पूछी नहीं गई है तो लेकिन हो सकता है पूछ ले आगे आने वाले टाइम में। सो एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस पूछा गया था 7 मार्क्स में। देन लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, देन डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के डिप्लेशन के क्या कारण हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, और जो डिफॉरेस्टेशन होगा उसके इंपैक्ट क्या आते हैं एनवायरमेंट पे और सोसाइटी के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, अब आप में से कई स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिट नंबर 2 से, वो मतलब जो है किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट नंबर 2 से ध्यान दीजिएगा, एकेटीयू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट नंबर 2 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चंस इन टॉपिक से इस यूनिट से आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहां पर पेस्ट कर दिए हैं। तो आपको उस कंटेंट को सर्च करने में, ढूंढने में अपना समय खराब नहीं करना है, अपना कीमती समय, अपना जो वैल्यूएबल टाइम है अपनी पढ़ाई में लगाना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए और 6 और 5 11, ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं जो यूनिट नंबर 2 से अभी तक पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अभी हम बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं और हमको 3rd सेम का कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका 2nd सेम का जिस दिन लास्ट एग्जाम होगा, 2nd सेम के लास्ट एग्जाम वाले दिन आपको बीटेक 3rd सेम के कोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि 2nd ईयर ऑनवर्ड्स, 3rd सेम ऑनवर्ड्स आपका ब्रांच वाइज सिलेबस चलता है। CS, IT और उनके जो अलाइड ब्रांचेस हैं, EC, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांचेस के जो एप्लीकेशन के अंदर कोर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे जिस दिन 2nd सेम का लास्ट एग्जाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखेंगे यहां पर हम सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि यूनिट का नाम ही है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। तो एकेटीयू में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया था 2013-14 के अंदर। तो क्या होते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज? देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो मटेरियल या सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे वाटर है, कोल है, कोयला, ऑयल है, सनलाइट है, सी समुद्र है ना, विंड है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, न्यूक्लियर्स हैं, ये सब क्या है, ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब कहलाएंगे आपके नेचुरल रिसोर्सेज। एक बार आप रीड कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स, कि नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल्स होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं दैट अकर्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर अकर होते हैं, विच आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज में हम इनका यूज करते हैं। जैसे पानी का, तो भाई पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है ना। कोल हो गया, कोल जो है अलग अलग मतलब कोल जो एक फ्यूल है जो पावर प्लांट में या और अदर एक्टिविटीज में इसका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। सनलाइट हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, हम यूज करते हैं। नाउ
अब अगर हम देखें कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जैसे सन है ना, जैसे कि किसकी बात करें हम, सनलाइट की अगर हम बात करें तो ये जो सन से हमको एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी, वो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। वो रिन्यू होती रहती है, डे बाई डे वो रिन्यू होती रहती है, ठीक है। अब जैसे कोल है, मान लो कोयला जो है, कोयला वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, वो कैसी है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो एक बार अगर हमने यूज कर ली तो वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वो दोबारा से उसको रिन्यू करना आसान नहीं है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको रिन्यू करने में, ठीक है। तो जैसे उस तरह से ऑयल है, तो ऑयल क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो जिनको हम रिन्यू कर पाते हैं, जो हमने मतलब जो बाय नेचर जो रिन्यू हो जाती है एनर्जी, वो रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। और जिनको हम जो रिन्यू नहीं हो पाते हैं या मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनको रिन्यू होने में, 2000 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल ये जो गैसेस हो गई, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल, ट्रेडिशनल है, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे विंड है तो ये कैसा है? विंड हो गया, सनलाइट हो गई, ये सब कैसी है? दीज आर दी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे कि AKTU 13-14 में क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। जो हम बात कर रहे थे अभी नेचुरल रिसोर्सेस की, इनका डिप्लेशन हो रहा है, इसके कारण क्या है, इसके मुख्य रीजन क्या है? तो आप देख सकते हैं यहां पर एक टेबल बनाई हुई है। सबसे पहला कारण आप लिखेंगे ओवर पॉपुलेशन, कि जो इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेस ड्यू टू ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ग्लोबली। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो रिसोर्सेस है उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो उनका जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और जो रिसोर्सेस है उनमें कमी आएगी। डिफॉरेस्ट्रेशन भी एक इसका मुख्य कारण है, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ों को काटना, जो लैंड है एग्रीकल्चर के लिए उसको क्लीन करना या अदर एक्टिविटी। भाई एक बात बताओ, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी तो लोगों को क्या चाहिए? खाने के लिए खाना चाहिए होगा, तो उसके लिए एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, फार्मिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए डिफॉरेस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और जब डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हमको जो फॉरेस्ट जो है वो क्लीन करने पड़ते हैं। अर्बन डेवलपमेंट, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए होगा, तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज हो रहा है, जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? इकोनॉमिक गेन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो भी खैर जरूरी है कि भाई नेशन का अगर डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक गेन करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक गेन के लिए भी क्या करना पड़ता है? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है, जरूरत से ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ एयर, एयर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो क्या होते हैं? डिग्रेड्स हो जाते हैं, पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि हम जो है जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको ओवर यूज कर रहे हैं, उनका जो है पॉल्यूशन की वजह से वो डिग्रेड हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, देखिए जो क्लाइमेट चेंज है ये अलग से भी एक टॉपिक है, आता है आपका एग्जाम में, ये हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ते हैं। तो अल्टर द वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट, देखिए आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा पहले आपने, या फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आगे, यूनिट नंबर 4 में है ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल का, वो इंक्रीज हो रहा है। जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने का मतलब है कि कहीं पर तो क्या होगा? वर्षा ज्यादा होगी, कहीं पर वर्षा कम होगी। मतलब जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा का जो एक पैटर्न है, जो एक वेदर का पैटर्न है, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिसके कारण से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं, ठीक है ना। अल्टर्ड द वेदर पैटर्न, वेदर का जो पैटर्न है, जिस समय वर्षा होनी चाहिए उस समय वर्षा नहीं हो रही है, फसलें जिस समय पैदा होनी चाहिए वो आगे पीछे जो है उनकी साइकिल पूरी की पूरी बिगड़ रही है, इकोसिस्टम की जो हेल्थ है वो बिगड़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी क्या हो रहा है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है डिप्लॉय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी, चाहे पेपर इंडस्ट्री हो या शुगर मिल हो या कोई भी फैक्ट्री है, उसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे पेपर इंडस्ट्री की बात कर ले तो पेपर इंडस्ट्री में क्या चाहिए आपको? वुड चाहिए होगी, लकड़ी चाहिए होगी जिससे पेपर बनेगा, तो उसके लिए भी क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, भाई खाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, तो वो कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। तो जब हम एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं
तो सॉइल का जो डिग्रेडेशन है वो होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि जब हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे यूरिया यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयां यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है मतलब जो है नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लॉय हो रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, सिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है, जगह जगह जो कॉलोनी बन रही है, तो जब कॉलोनी बनेंगी तो घर बनेंगे, वहां पे घर बनेंगे तो अब घरों को कंस्ट्रक्शन के लिए तो नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज होगा, है ना। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सब कहां से आएगा, सब जो है धरती में से निकल के आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। फर्नीचर जब लगेगा तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। देन माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी का मतलब है जैसे हम जो मिनरल्स होते हैं और धरती में से जैसे मिनरल्स को निकालते हैं, कोयला निकालना, नेचुरल गैस निकालना, जो पेट्रोलियम की हम बात करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स डिप्लेट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड डैमेज द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। वाटर का जो मिसमैनेजमेंट है, ओवर यूज करते हैं, ओवर यूज वाटर का, वाटर पॉल्यूशन का। देखो जैसे पानी है, आप नहाते हो 3-4 बाल्टी पानी यूज करते हो, एक बाल्टी से भी काम चल सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब इस तरह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो जहां पर आपको ओवर यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, या मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर। चलिएगा, तो ये तो बात हो गई बेटा कि दीज आर द मेजर रीजंस, कारण है, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं। अब बात आती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सस्टेनेबल रहें, मतलब जो आने वाली जनरेशंस हैं ऐसा ना हो कि उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज सब क्यों है खत्म हो जाएं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट नंबर 1 में बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, आपने देखा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आज की डेवलपमेंट उस तरह से होना चाहिए कि जो आज की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए, लेकिन आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको अपनी जरूरत पूरे करने के लिए कंप्रोमाइज ना करना पड़े। दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज, मतलब हमको जो रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व करना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा और इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। मतलब वेस्ट नहीं करना है। देखो यहां पर लिख भी दिया है, रिड्यूस द कंजम्पशन, कंजम्पशन को रिड्यूस करो। फॉर एग्जांपल जैसे नहाने के लिए 3-4 बकेट आप पानी यूज करते हो, 1-2 बकेट से काम चला लो, है ना। रिसाइकल करो, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे जिसे रिसाइकल करा जा सकता है, रीयूज करा जा सकता है। जैसे शर्ट है ना, शर्ट खराब हो गई तो उसको ऐसे तुरंत फेंक नहीं देना है, पोछे के काम में आ सकती है, पोछा लगाया जा सकता है उसका। मतलब इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। जो चीज खराब हो गई तो उसको जो है उस जहां उसको भेजना चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भेज करके वहां जा करके वो रिसाइकिल हो जाती है। जैसे रद्दी होती है ना, जो पेपर्स हैं, जो आपकी किताबें वगैरह हैं पुरानी हो गई हैं, तो उनको क्या करते हो, कबाड़ी आता है वो ले जाता है, तो वो क्या करता है, वो रिसाइकिल करने के लिए आगे फर्दर भेज देता है। तो दूसरा और क्या करना है हमको, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है। यूज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इंप्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जैसे सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल का, डीजल का, कोयले का यूज कम से कम करना है। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम मतलब हमारा जो जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको प्रिजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो जीव जंतु हैं उनको फलने फूलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उनको प्रोटेक्ट, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल लैंड यूज पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, एनफोर्स द एनवायरमेंट रेगुलेशंस, प्रोवाइड द इंसेंटिव्स फॉर द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब जैसे जैसे पॉलिसी बनाई जाए, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं, जैसे बने हुए भी हैं, जैसे सोलर सिस्टम का यूज करने के लिए लोगों को एनकरेज करा जाए कि भाई अगर आप सोलर सिस्टम लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना जो जनरली हम यूज कर रहे हैं वो थर्मल प्लांट से आती है, थर्मल पावर प्लांट से, और थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस वहां से निकल रही होती हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वहां पर आपको देखने को मिलता है। कोयला जो है जो खत्म होने लग रहा है, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी का अगर हम यूज करें तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी, कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि लोग सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी को एजुकेट करना चाहिए एनवायरनमेंट के प्रति। उनको समझाना चाहिए कि अगर एनवायरनमेंट का ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये अगर डिग्रेड होंगे या ये खत्म हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशंस का क्या होगा, है ना। आपके जो पोती होंगे, पोते होंगे, और फिर उनके पोते पोती होंगे, उनको उनके लिए भी तो चीजें मिलनी चाहिए। तो लोगों को अवेयर करना और एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना, उनको संवेदनशील करना कि भाई एनवायरनमेंट मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब भी उनको एजुकेट करना, पब्लिक को अवेयर करना। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप, उस पर काम भी चल रहा होता है और लगातार जो है इनोवेशन होते रहने चाहिए ना। ग्रीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्ड द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है एनवायरनमेंट का, ये एक पूरे का पूरा जो है पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? जो डेवलप्ड कंट्री है, जो जैसे यूएसए हो गया, जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण पहले से ही हो चुका है, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को वो जो है बहुत यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरा, एनवायरनमेंट में उनकी वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर वहां चल रही है जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, तो वो इंटरनेशनली क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, और वो डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करे, और वो जो है पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत सारे ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट ऑलरेडी बने हुए भी हैं, ये यूनिट नंबर 5 का हमारा टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग नेशन, जो डेवलपिंग नेशन है उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो सपोर्ट है वो करना चाहिए। नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो वाटर है, सॉरी जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें तो जो अर्थ के ऊपर जो वाटर है, अर्थ पे जो वाटर है 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है, वो समुद्र के अंदर पाया जाता है। केवल 3% जो है वो फ्रेश वाटर होता है, और 3% में से भी जिसको इजीली यूज कर सकते हैं, जो ह्यूमन के लिए यूजेबल है, बहुत ही कम है। तो 3% का भी छोटा सा हिस्सा जो है वो हम यूज कर पाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर कितना है? दैट इज ओनली 3%। ये 3% में से भी जो मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर है वो लॉक है कहां पे? आइस कैप्स के अंदर, ग्लेशियर के अंदर और अंडरग्राउंड। ठीक है, तो केवल थोड़ा सा ही पोर्शन है, मेकिंग ओनली स्मॉल परसेंटेज रेडिली एक्सेसिबल फॉर द ह्यूमन यूज। इंसान के यूज के लिए 3% में से भी एक छोटा सा ही अमाउंट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, एंड दिस लिमिटेड अवेलेबिलिटी कपल्ड विद पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ये थोड़ा सा पानी अवेलेबल है, ग्रोथ लगातार हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से, और हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है वाटर के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी भी कई कंट्री है, और अभी भी कंट्री के अंदर कई राज्य है, और राज्यों के अंदर भी कई स्पेस ऐसे मिल जाएंगे आपको, आज भी पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो रेनफॉल जो है वो हाईली अनइवन है ना, जो वर्षा होती है वो हाईली अनइवन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। मतलब कहीं कभी तो वर्षा ज्यादा हो जाएगी, कभी वर्षा बहुत कम होती है, कहीं पर वर्षा ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर वर्षा कम होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वर्षा जो है काफी ज्यादा होती है, और वहीं राजस्थान में वर्षा जो है काफी कम होती है। रेनफॉल इज हाई इन नॉर्थ ईस्ट बट एक्सट्रीमली लो इन राजस्थान। तो अनइवन है, कहीं पर ज्यादा वर्षा हो रही है, कहीं पर कम वर्षा हो रही है ना, कभी ज्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है। आगे देखते हैं एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी वाटर, जो पीने योग्य पानी होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला, इट इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पानी, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, किसी तरह की उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज सफिशिएंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉर मरीन लाइफ टू सर्वाइव। अब जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं तो वो तो पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन लेंगे, तो पानी के अंदर, वाटर के अंदर एक सफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए ताकि जो मरीन लाइफ है वो सरवाइव कर सके। इट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, भाई हम तो सांस लेते हैं वो तो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है ना ऑक्सीजन, लेकिन समुद्र के अंदर जो वो तो पानी, जैसे मछली है, मछली ऑक्सीजन कहां से लेती हैं? पानी से लेती हैं, तो पानी जो है उसके अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इट इज फ्री एनी वाटर पॉल्यूशन, कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इट इज फ्री फ्रॉम एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक लिमिटेड अमाउंट, मतलब एक एप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज प्योर एंड फिट फॉर द इंटेंडेड यूज, जो हम पानी को यूज कर रहे हैं वो एकदम उसके लिए फिट होना चाहिए। आगे चलते हैं, यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्स। ये क्वेश्चन AKTU 2022 और 23 में
पूछा जा चुका है 7 मार्क्स में। 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, समझना ध्यान से। द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस का मतलब समझते हैं, जो सरफेस पे वाटर है, जैसे किसी लेक में, तालाब में, नदी में पानी है, वो सरफेस वाटर है। और ग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर है, जब हम होल करके धरती में जो पानी को निकालते हैं सबमर्सिबल के माध्यम से। तो द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेस कैन हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अगर हम ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे वाटर का, सरफेस वाटर का या ग्राउंड वाटर का, तो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट आएगा, हमारी सोसाइटी पे इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस वाटर सोर्स, कहां कहां पर जो है वह जो सरफेस वाटर है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो सरफेस वाटर इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए जो है काफी ज्यादा सरफेस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। नहरों का इस्तेमाल किया जाता है पानी देने के लिए, खेती करने के लिए। डोमेस्टिक यूज में काफी यूज होता है, ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल करते हैं, सैनिटेशन के लिए यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए, और हाउस होल्ड, घर की और कई तरह की नीड होती हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, फैक्ट्री है ना, जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर कूलिंग प्रोसेस के लिए या अदर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाटर का। रिक्रिएशन है ना, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, टूरिज्म के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर मतलब कि जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आगे ये टॉपिक अलग से भी आएगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर। अब ये तो बात हो गई कि ओवर यूटिलाइजेशन कहां कहां पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या क्या उसके मतलब यूज कहां कहां पे। नाउ इसके इफेक्ट्स क्या होंगे अगर हम ग्राउंड वाटर को या सरफेस वाटर को ओवर यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, तो उसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1, रिड्यूस द वाटर अवेलेबिलिटी। जो वाटर की अवेलेबिलिटी है रिवर में, लेक्स में, तो वो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लगातार वाटर लेवल रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, लैंड सब्सिडेंस, रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हम ज्यादा ग्राउंड वाटर, मान लो किसी जगह से ग्राउंड वाटर लगातार निकले जा रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर स्पेस क्रिएट हो जाए और जो ग्राउंड है वो क्या हो जाए, सिंक हो जाए, जो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। सॉल्ट वाटर जो है वो सॉल्टी होने लग रहा है। रिड्यूस्ड सरफेस वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर इंटरकनेक्टेड। जो सरफेस वाटर होता है और जो ग्राउंड वाटर होता है वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। कि भाई सरफेस पे जो वाटर है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड मतलब अंदर जा रहा होता है, धरती के अंदर जा रहा होता है, जो ग्राउंड वाटर बन जाता है जाकर के, तो इंटरकनेक्टेड होते हैं। लोअरिंग द ग्राउंड वाटर लेवल्स, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है। और ये जो है, अगर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं जो फ्लो ऑफ रिवर है या स्ट्रीम का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन जाएगा तो जो फ्लो होता है पानी सरफेस के ऊपर नदियों में, वो भी क्या हो जाएगा, उसका फ्लो कम हो जाएगा। क्वालिटी डिग्रेडेशन। क्वालिटी कहीं ना कहीं जब हम ज्यादा यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो क्या होगा, क्वालिटी जो है डिग्रेड होगी। सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस करें कि जो ये चीजें खराब ना हो और अवेलेबल रहे काफी समय तक। क्या है कि एफिशिएंट वाटर यूज, वाटर का इफेक्टिव यूज करें, उसको एफिशिएंटली यूज करें, उसको मिस यूज ना करें, खराब ना करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे इसको बाद में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी हम पानी को बचा सकते हैं। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और पब्लिक अवेयरनेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पब्लिक जो है एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नहीं होगी, वाटर के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर से रिलेटेड जो डिसीज है, इसमें एक तो आएगा आपका वाटर बॉर्न डिसीज, दूसरा आएगा वाटर इंड्यूस्ड डिसीज। तो ये भी आया हुआ है AKTU 13, 14, 17, 18 और 23, 24। अभी लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ओके, सो वाटर बॉर्न डिसीज आर स्प्रेड और कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। देखिए हमारी बॉडी, हम ज्यादातर क्वांटिटी में क्या वाटर ही पानी पी रहे होते हैं। डेली का आप कितना पानी पीते हो, यस और नो? तो बॉडी को सबसे ज्यादा नीड होती है किसकी, वाटर की। या खाना भी आप खा रहे हो, तो जब खाना खाते हो तो खाना बनाने के लिए जो पानी का यूज होता है, बात समझ रहे हो? तो वाटर जो इंड्यूस्ड वाटर बॉर्न डिसीज हैं, ये किस वजह से हो रही हैं, जब हम कंज्यूम करते हैं कंटेमिनेटेड वाटर डायरेक्टली या फिर
खाने में अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर यूज कर रहे हैं और उस खाने को हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो हमारी बॉडी में जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कई तरह की बीमारी हो जाती हैं, कोलेरा, टाइफाइड, है ना। जैसे यहाँ पर एक दो आप याद रख सकते हैं, जैसे कोलेरा है ना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं हैजा। तो एक विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, तो कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर या फूड, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें प्रदूषित वाटर है, जो डायरेक्ट हम पानी पी रहे हैं वो भी कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, हैजा के इफेक्ट क्या होते हैं कोलेरा के, तो वाटरी डायरिया। वाटरी डायरिया क्या है ये, तो पतले पतले दस्त है ना, वाटरी डायरिया। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होने लगती है। लेग क्रैम्प्स, पैर में ऐंठन। इन दीज पीपल, जिसको ये बीमारी है, तो इन दीज पीपल्स रैपिड लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड लीड्स टू द डिहाइड्रेशन। अगर ये प्रॉब्लम है, मतलब ये अगर बीमारी किसी को हो रखी है तो उसकी बॉडी के अंदर में क्या होता है, तो फ्लूइड की कमी होने लगती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार ज़्यादा होने पर किडनी फेलियर तक हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इसको रोकथाम के उपाय क्या हैं, तो वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरीफाई करके पिएं, सैनिटेशन का ध्यान, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन प्रैक्टिस रखें करें, ईटिंग फ्रेश एंड हेल्दी फूड, जो हम खाना खा रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, बासी भोजन नहीं होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट, वाटर बॉर्न डिसीज के अंदर दूसरी जो बीमारी आती है दैट इज टाइफाइड, है ना। तो सैल्मोनेला करके एक टाइफाइड बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है टाइफाइड की। ट्रांसमिशन कैसे होगा, वही कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, हाई फीवर, डायरिया के साथ होता है, मतलब ज़्यादा फीवर होता है इसमें, और डायरिया और वोमिटिंग होने लगती है। प्रिवेंटिंग मेजर्स वही रहेगा आपका, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव द सैनिटेशन, सैनिटेशन को इंप्रूव करो, वैक्सीनेशन, टीकाकरण भी करवा सकते हैं, ईटिंग फ्रेश एंड हेल्दी फूड्स, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर लिखा हुआ है तो दो भी आप याद रखेंगे, दैट इज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका वाटर इंड्यूस्ड डिसीज। वाटर इंड्यूस्ड डिसीज, जल प्रेरित रोग, ध्यान दीजिएगा। तो वाटर इंड्यूस्ड डिसीज आर जनरली कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। एंड दीज आर द फॉलोइंग कॉमन वाटर इंड्यूस्ड डिसीज, कौन कौन सी होती है, एक होता है मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है, मच्छरों की वजह से होता है। आपने देखा होगा कि जहां पर पानी रुक जाता है, स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, जब पानी कहीं पर रुक जाता है तो वहां पर मच्छर पैदा हो जाते हैं और उन मच्छरों की वजह से ये बीमारी फैलती है। तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम मच्छरों के माध्यम से क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। इफेक्ट क्या होंगे इसके, वॉमिटिंग, डायरिया इसके लक्षण है, इफेक्ट होंगे इसके। अगर ये ध्यान ना दिया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए टाइम से, तो इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, बिकम द सीवर एंड मे कॉज द किडनी फेलियर, किडनी फेलियर तक हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, कोमा में चला जाता है इंसान और कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं मलेरिया से बचने के लिए, कि मॉस्किटो को कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं ये किसकी वजह से हो रहा है, मॉस्किटो की वजह से। ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये ट्रांसमिट होता है मच्छरों की वजह से, तो मच्छरों से बचना है, मच्छरों को रोकना है, उन मच्छरों को कंट्रोल करना है। तो बेड नेट्स, है ना, कहीं पर मच्छरदानी लगाई जाती हैं, या इसके अलावा और भी जैसे एंटी मटेरियल ड्रग्स भी आती हैं। एक मलेरिया के बाद आता है डेंगू, है ना। ये मलेरिया और डेंगू के बारे में आप लोग पहले से ही जानते ही हैं, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है कॉमन सेंस का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट ऐसा है बेटा कि ये जो है, अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी अवेयरनेस आपको रहेगी तो आप कई लोगों को अवेयर कर पाएंगे। क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स से आपके पेरेंट्स को, आपके घर परिवार को कोई मतलब नहीं, सोसाइटी को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप कहीं पर भी बैठ करके अगर बातें करेंगे तो उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं, एनवायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई कोर्स नहीं है, टेक्निकल कोर्स हो, नॉन टेक्निकल कोर्स हो, किसी भी कोई भी कोर्स हो आपका, है ना, कोई मेडिकल है, नॉन मेडिकल कोर्स है, सभी के अंदर ये कंपलसरी है। स्कूल के अंदर भी आप पढ़ के आ चुके हैं ये ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको कॉलेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है। आप कहीं और जाकर के दूसरी कहीं भी जाकर के कुछ भी स्टडी करेंगे तो ये जरूर आपको नाम अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजीज का नाम है, कहीं पर एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है, नाम कुछ हो सकता है, लेकिन ये चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और इनको डेली लाइफ में फिर यूज भी करना है। तो मलेरिया की हमने बात कर ली, फिर आता है डेंगू। तो डेंगू किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो बीटिंग, मच्छर के काटने की, मादा मच्छर काटने की वजह से डेंगू बीमारी जो है फैलती है। इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, आई पेन होता है और मसल पेन होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है,
बोन्स पेन होता है, हड्डियों में जो है पेन होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मच्छरों को किसी तरीके से रोकना है, मच्छरों को काटने से, मतलब मच्छर ना काटें तो मच्छरों को कंट्रोल करना है, उसके लिए मच्छरदानी लगाएं, या और पैरासिटिक ड्रग्स हैं, या इसके अलावा और भी जो कछुआ छाप या वॉट एवर आपको ऑल आउट और गुड नाइट वगैरह जो है, मतलब मच्छरों को काटने नहीं देना है, डेंगू से बचना है। ओके, चलिएगा अगर हम इन जनरल बात करें, व्हाट आर द कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द वाटर रिलेटेड डिसीज। कुछ वाटर रिलेटेड डिसीज मैंने आपको बताई है, इसके अलावा और भी वाटर रिलेटेड डिसीज, इनके अलावा और भी वाटर रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं, राइट। तो कॉज क्या होंगे इसके? व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ द वाटर रिलेटेड डिसीज का कारण है कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेस, जो हम वाटर सोर्स का यूज कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है। इनएडिकेट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। लैक ऑफ सैनिटेशन, पुअर पर्सनल हाइजीन, मतलब अपने लेवल से जो है हम क्या साफ स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, कहीं भी आसपास में रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर को एक्सेस करना मतलब उतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज। तो वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब इसका जिस वजह से ये हो रहा था उन सबको रोकना है। इंप्रूव द सैनिटेशन, हाइजीन, एजुकेशन, वैक्सीनेशन, एक्सेस टू क्लीन वाटर, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, तो वाटर क्वालिटी को लगातार कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है, उसको मॉनिटर करना है। कम्युनिटी अवेयरनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी को अवेयर रहना है, उनको एजुकेट करना है, एनवायरमेंट के प्रति जागरूक करना है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो AKTU 2023-24 यानी कि लास्ट टाइम पूछा गया 7 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है आपसे, और 2017-18 में भी आया था। क्या है क्वेश्चन? कि फ्लोराइड प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया, जो हम पानी पीते हैं उसके साथ जो है फ्लोराइड मिल करके जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हालांकि फ्लोराइड है क्या बेटा? फ्लोराइड क्या है? फ्लोरीन का ही एक कंपाउंड है, लेकिन अगर ये पानी के अंदर एप्रोप्रिएट अमाउंट में है तब तो ठीक है, ये जरूरी तो है, ये एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन एप्रोप्रिएट अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन अगर उस एप्रोप्रिएट अमाउंट से अगर ये लेवल उसका ज्यादा होगा, पानी के अंदर, वाटर के अंदर अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, और उसी को बोलते हैं फ्लोराइड प्रॉब्लम, राइट। द फ्लोराइड प्रॉब्लम इन इंडिया इज सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पब्लिक कंसर्न है, प्राइमरीली एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ नेचुरली अकरिंग फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। ये नेचुरली पानी के अंदर पाया जाता है ना, पानी के अंदर पाया जाता है। अब जो फ्लोराइड है ये मिट्टी में, चट्टानों में, पहाड़ों में, अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है। तो जब हम धरती में से पानी निकालते हैं तो जो उसमें से जो अर्थ क्रस्ट है उसमें से जो फ्लोराइड है वो लीचिंग होकर के उसके अंदर चला जाता है पानी के, और पानी में घुल जाता है, मिल जाता है, और जो पानी बाहर निकलता है जब हम पीते हैं तो पानी के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है। फ्लोराइड इज इसेंशियल फॉर डेंटल हेल्थ, स्पेशली दांतों के लिए। ये जो फ्लोराइड है हमारी बॉडी के लिए, हमारे दांतों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में। एक्सेसिव इनटेक, ज्यादा अगर इनटेक हुआ इसका, स्पेशली थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हम पानी पीते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर में जब भाई हम पीने के लिए तो सबसे ज्यादा पानी का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर ये एक्सेसिव इनटेक होगा तो कैन लीड द हेल्थ इशू, फिर हेल्थ इशू होने लगेंगे। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ, अगर हम इंडिया के अंदर स्टेट्स की बात करें, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु, इनके अंदर जो है फ्लोराइड की मात्रा पानी के अंदर ज्यादा पाई जाती है। ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की जो कंटेंट है, फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है इन राज्यों में। कारण क्या है बेटा इसके फ्लोराइड के? जियोलॉजिकल फैक्टर्स, पहला फैक्टर आएगा जियोलॉजिकल फैक्टर, द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर, धरती के अंदर क्या है, फ्लोराइड की प्रेजेंट है, जो क्या करता है वो ग्राउंड वाटर में लीचिंग हो जाता है। जो फ्लोराइड है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो लीच हो जाता है, वो रिस जाता है पानी के अंदर। दूसरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि भाई जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो वहां पर फास्फेट फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जो फ्लोराइड की क्वांटिटी को या फ्लोराइड का जो लेवल है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल फैक्टर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर फ्लोराइड का जो फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है, फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे हम लोग कि इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ फ्लोराइड प्रॉब्लम इन इंडिया, कि
ह्यूमन की हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला आता है डेंटल फ्लोरोसिस, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कौन सी, तो मोटलिंग ऑफ टीथ, जो हमारे दांत होते हैं, दांतों पर धब्बे लग जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी राज्य में जो लोग होते हैं तो वहां पर किसी के दांत ज्यादा पीले होते हैं, धब्बे लगे रहते हैं, कहीं पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, ग्राउंड वाटर के अंदर एक जैसी कंसंट्रेशन नहीं है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक है। दूसरा आता है बोन्स एंड ज्वाइंट इश्यूज, हड्डी और जो जोड़ होते हैं वहां पर उनकी हेल्थ इश्यूज होने लग जाता है, ज्यादा दर्द होने लग जाता है जो ज्वाइंट्स में। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशंस कैन कॉज द स्केलेटल फ्लोरोसिस। अगर बहुत लंबे समय तक हम ऐसा पानी पी रहे हैं जिसके अंदर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये बोन्स, हड्डियां टूटने लग जाती हैं ज़्यादा अगर बढ़ जाए बहुत लंबे समय तक, या ज्वाइंट्स में पेन होने लग जाता है। नेक्स्ट, रिड्यूस द फर्टिलिटी, लगातार लगातार हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन का पानी को अगर कंज्यूम करेंगे तो फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द फ्लोराइड प्रॉब्लम्स। अभी जो फ्लोराइड प्रॉब्लम्स है क्या क्या हम इसके मेजर्स ले सकते हैं। पहला आता है यहाँ पे वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए वाटर रिसोर्सेज की, कि भाई जो वाटर जो जो आपके जो फ्लोराइड से इफेक्टेड एरिया हैं, जो फ्लोराइड से अफेक्टेड एरिया हैं वहां पर जो है फ्लोराइड की कंसंट्रेशन की लगातार टेस्टिंग होते रहनी चाहिए। दूसरा, अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज, ऐसे एरिया जहां पर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर कोई ड्रिंकिंग वाटर, कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कराना चाहिए। प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया। नेक्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट, इंप्लीमेंटिंग द वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स। वाटर ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं अब वो लगातार उसको डेवलप करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। भाई ऐसे एरिया जहां पर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है तो वहां पर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जो है इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे डीफ्लोराइडेशन होता है, डीफ्लोराइडेशन टेक्निक्स होती है जो रिड्यूस कर देती है किसको, फ्लोराइड के कंसंट्रेशन को वाटर के अंदर। पब्लिक अवेयरनेस, अगेन अब जब भी मैं बात करता हूं पब्लिक अवेयरनेस, जहां भी हर जगह ये पॉइंट आएगा, हर जगह ये पॉइंट आएगा पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पब्लिक को क्या रहना है, अवेयर रहना है, पब्लिक को ध्यान रखना है कि भाई उनके एरिया में अगर इस तरह की समस्या है, वाटर के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है तो वो अवेयर रहें और जा करके उसकी कंप्लेन करें, बार बार कंप्लेन करें, ठीक है। और उनको ये पता होना चाहिए कि अगर लंबे समय तक हम हाई कंसंट्रेशन मतलब फ्लोराइड के ज़्यादा फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर के अंदर, वो वाटर अगर कंज्यूम करेंगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस बात से पब्लिक को क्या है, अवेयर होना चाहिए और उनको जो है सेफ वाटर कंज्यूम करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेंटल हेल्थ एजुकेशन, मतलब जो ऐसे अफेक्टेड एरिया हैं जहां पर फ्लोराइड की प्रॉब्लम ज्यादा है तो वहां पर जो है डेंटल हेल्थ से रिलेटेड, डेंटल हेल्थ से उनको अवेयर करना चाहिए। अगर मान लीजिए पहली बात तो वो उस पानी को कंज्यूम ना करें, अगर पानी कंज्यूम हो गया है, उनको पता नहीं लग रहा था बहुत सालों से, तो उसके क्या इफेक्ट आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, वो उनको जो है वो उस तरह की एजुकेशन जो है उस तरह से एजुकेट लोगों को करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग द पॉलिसीज टू रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग द फ्लोराइड लेवल्स इन द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो फ्लोराइड का लेवल है लगातार ऐसी पॉलिसी बनते रहना चाहिए, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम किया जा सके और लोगों को पीने योग्य पानी दिया जा सके। तो जैसे हमने फ्लोराइड पढ़ा ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आर्सेनिक प्रॉब्लम्स। तो ये भी उसी तरह से है, उसी तरह के पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे कि भाई जो जो वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें कहीं ना कहीं आर्सेनिक भी मिल करके आ रहा होता है। ठीक है, आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है, एक टॉक्सिक एलिमेंट है और ये काफी खतरनाक होता है। अगर लंबे समय तक ऐसा पानी कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर आर्सेनिक है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो द ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया इज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज particularly in certain regions where groundwater contains the elevated levels of arsenic। जैसे फ्लोराइड भी कई राज्यों में ज्यादा है, कई राज्यों में, किसी राज्य में कम है, उसी तरह से जो आर्सेनिक की प्रॉब्लम है
कहीं पर ग्राउंड वाटर में ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर ये कम पाया जाता है। जैसे आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर पसेस अ सीरियस हेल्थ रिस्क टू द पॉपुलेशन। द प्रॉब्लम इज प्रीवेलेंट इन सेवरल स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स में आर्सेनिक की प्रॉब्लम ज़्यादा है? जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड एंड असम। यहाँ पर आर्सेनिक की जो समस्या है वो ज़्यादा है इन ड्रिंकिंग वाटर। कारण क्या है इसके? एक कारण तो वही रहेगा, जियोलॉजिकल फैक्टर्स, कि भाई आर्सेनिक अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर। जैसे फ्लोराइड अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, आर्सेनिक भी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। एंड सर्टेन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, धरती के अंदर भी कुछ प्रोसेस होने लग रहे होते हैं, लगातार होते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आर्सेनिक रिलीज होता है इनटू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिल जाता है और वहां से हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं और उसको पीते हैं, तो हमारी बॉडी में आर्सेनिक जो है वाटर के साथ जाता है। देन दूसरा आता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी क्या होता है, आर्सेनिक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच है, जैसे माइनिंग करते हैं हम लोग, खनन करते हैं, है ना, कोयले को निकालते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती है, वहाँ से जो केमिकल्स हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? नालों में चला जाता है, फिर नदियों में चला जाता है, फिर समुद्र में चला जाता है। ठीक है। दूसरा, हम कई बार क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे होते हैं टू कंट्रीब्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हम खेतों में यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बहुत सारे हम कीटनाशक दवाइयाँ यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आर्सेनिक की जो मात्रा है पानी के अंदर बढ़ जाती है। आगे देखते हैं इफेक्ट्स क्या आएंगे। जो जैसे फ्लोराइड के इफेक्ट देखे, इसी तरह से यहाँ पर आर्सेनिक के इफेक्ट्स क्या होंगे। स्किन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कैंसर का रिस्क जो है बढ़ जाता है। क्रोनिक एक्सपोजर, क्रोनिक का मतलब होता है जब बहुत लंबे समय तक हम आर्सेनिक, जिस ऐसा पानी हम पी रहे हैं जिसके अंदर आर्सेनिक है, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कैंसर जैसे रिस्क, कई तरह के कैंसर जो है बढ़ जाते हैं। किडनी का कैंसर हो जाता है, कई बार लंग्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है, इन स्किन की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं पहले से। दूसरा जो और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे हृदय से, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो होने लग जाती है, जैसे हाइपरटेंशन हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है, जब चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है और वो ऐसा वाटर कंज्यूम कर रहा है जिसके अंदर आर्सेनिक है, तो उसके जो डेवलपमेंट है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने की समस्याएं जो है आने लग जाती हैं बहुत समय तक, अगर हम आर्सेनिक युक्त पानी अगर पीते रहें तो। देन प्रिवेंटिव मेजर्स, उसी तरह से लिखेंगे कि वाटर की जो क्वालिटी है वो लगातार टेस्ट होते रहना चाहिए। जहां पर कुछ ऐसे एरिया जहां पर आर्सेनिक ज़्यादा है, तो वहां पर उसका ध्यान रखना चाहिए। अल्टरनेटिव वाटर सोर्स, जहां पर ज़्यादा समस्या है आर्सेनिक की, तो वहां पर दूसरा कोई सोर्स प्रोवाइड कराना चाहिए, चाहे वो वाटर टैंक हो, टैंकर्स प्रोवाइड कराएं या कोई और अदर रिसोर्स वहां पर यूज़ कराएं, ताकि पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके लोगों को। पब्लिक अवेयरनेस, अगेन पब्लिक को जागरूक होना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, हेल्थ केयर इंटरवेंशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी को एंगेज रहें। कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कोई भी फैक्ट्री अगर मान लीजिए कोई लोकेलिटी, वहां पर कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, इंडस्ट्री अगर लगाई जा रही है, मैंने क्या बताया आपको, इंडस्ट्री की वजह से भी आर्सेनिक का लेवल बढ़ता है। तो इंडस्ट्री अगर लगाई जा रही है, तो वहां की जो कम्युनिटी है, वहां के जो लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनको भी पूछना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए। उनका जब कोई भी डिसीजन हो तो जो है कम्युनिटी को एंगेज करना बहुत जरूरी है। EIA यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, वहां भी इसका जिक्र करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर, मिनरल्स रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस कौन से होते हैं बेटा? तो मिनरल रिसोर्सेस आर द नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नेचुरल सब्सटेंस पाए जाते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू उनकी होती है, इकोनॉमिक गेन हमको उनसे मिलता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल रिसोर्सेस। तो मिनरल रिसोर्सेस वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में, धरती के अंदर पाए जाते हैं। किसमें? धरती के अंदर पाए जाते हैं, और वहां से हम उनको निकालते हैं और इकोनॉमिक गेन हमको मिलता है वहां से। तो एग्जांपल्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज जैसे आयरन ओर हो गया, कॉपर, गोल्ड, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन्स, और इसके अलावा और भी होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर आप देखना चाहें मिनरल्स का, तो एक मेटेलिक मिनरल्स हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक का भी सब क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स के अंदर आएगा आयरन ओर, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट। नॉन फेरस एग्जांपल्स होंगे कॉपर, लेड, टिन। देन उसके बाद प्रीसियस एग्जांपल्स होंगे इसके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ETC। नॉन मेटेलिक के अंदर आ जाएगा आपका माइका, सॉल्ट, पोटास,
सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एटसेट्रा। और जो एनर्जी मिनरल्स होंगे इसके अंदर कोयला आएगा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जितने भी कोयला, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं जिनको हम जलाते हैं ईंधन के रूप में, कोयला हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सब एनर्जी मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं। चलिएगा, अब ये जो मिनरल्स हैं जो धरती के अंदर, अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं, इनको हम जब निकालते हैं, इनका खनन करते हैं, इनकी माइनिंग करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या इफेक्ट आता है एनवायरमेंट पे, उसको जरा देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, that is important. While mineral extraction is essential for economic development and various industrial process, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहां पर हमको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए, नेशन का डेवलपमेंट के लिए भी हमको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये तो जरूरी है। लेकिन ये भी है कि वो जरूरत को तो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इंपैक्ट आ रहा है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट एनवायरमेंट पे देखने के लिए मिलता है। द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स कैन लीड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। वाटर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, एयर की क्वालिटी डिक्रीज होगी एंड बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। देख लेते हैं जरा कौन कौन से इफेक्ट्स आएंगे। दीज आर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑन द एनवायरमेंट। जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट का मतलब होता है जो आवास होता है, जो जहां पर जीव जंतु रहते हैं, तो मिनरल जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हैबिटेट है उनका लॉस होगा। माइनिंग एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट्स जहां पर जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, वहां पर प्रजनन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है ना, तो हैबिटेट का जो है वो लॉस हो रहा है, पूरे का पूरा इकोसिस्टम का जो है मतलब बैलेंस बिगड़ रहा है। क्रिएटिंग लैंड फॉर माइनिंग ऑपरेशंस, जो लैंड है वहां से क्या करेंगे हम लोग, जैसे जंगल है, कहीं पे फॉरेस्ट है, वहां से हटा देंगे उसको, वहां पर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, माइनिंग ऑपरेशन चलाने के लिए, तो वहां से क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो फलने फूलने का जो मौका मिल रहा था जीव जंतुओं को वो खत्म हो जाएगा। ओके, एंड डिस्ट्रप्शन द वाइल्ड लाइफ, जहां पर माइनिंग एक्टिविटी होगी वहां पर जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां के जो जीव जंतु हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो इलाका छोड़ करके उनको भागना पड़ेगा वहां से, तो उनका हैबिटेट लॉस हो गया और उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी लॉस हो गई। ठीक है, सॉइल का इरोजन होता है, जब माइनिंग एक्टिविटी होती है तो सॉइल का इरोजन होगा। रिमूवल ऑफ द सॉइल एंड रॉक ड्यूरिंग माइनिंग, जब हम माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, तो सॉइल का इरोजन होगा, रॉक जो है उसका इरोजन होगा, राइट। वाइल अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो लैंड है, जो धरती है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी कम होगी, फर्टिलिटी कम होगी तो जो उपजाऊ, जो जमीन है जो उपजाऊ है वो कम हो जाएगी, तो उतनी तरीके से खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी। और आसपास की जो वाटर बॉडी होती है, जहां पर माइनिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो, वहां से कुछ डिस्चार्ज निकलेंगे, वो डिस्चार्ज जो वाटर बॉडी में जाएंगे, तालाब में जाएंगे, नदी में जाएंगे, तो उसको भी जो है वो पॉल्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहां पे हम, नेक्स्ट जो है वाटर पॉल्यूशन। वाटर का पॉल्यूशन होगा कि रन ऑफ माइनिंग एक्टिविटी साइट, जहां पे माइनिंग एक्टिविटी की साइट, जहां पर साइट पे काम चलेगा, मिनरल्स को हम निकालेंगे, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या वहां से जो डिस्चार्ज निकलेगा, जैसे किसी भी तरह का वो केमिकल डिस्चार्ज हो सकता है, वाटर का डिस्चार्ज हो सकता है, तो वो जो इंडस्ट्री जो साइट से डिस्चार्ज निकलेगा तो आसपास की जो वाटर बॉडी होगी वहां पर जाएगा, आसपास के जो खेत होंगे वहां पर भी जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो वाटर है उसको पॉल्यूट करेगा। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, कि भाई जो माइनिंग साइट से डिस्चार्ज निकलता है उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, उसके अंदर सेडिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, जो आसपास की जो रिवर्स है, जो स्ट्रीम्स हैं, उनमें वो उनको कंटेमिनेट कर देगा, उनको वो क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा। एंड दिस पॉल्यूशन कैन हार्म द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको हार्म करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। एंड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कहीं ना कहीं जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी को भी क्या कर देगा, वो डिक्रीज करेगा। एयर पॉल्यूशन, तो डस्ट पार्टिकल्स, वहां जब माइनिंग होगी वहां पे कोई माइनिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ डस्ट पार्टिकल्स वहां से निकलेंगे, पर्टिकुलेट मैटर्स निकलेंगे, जनरेट होंगे, जो कहां जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, कुछ जो एयर को पॉल्यूट करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा। एमिशन फ्रॉम द इक्विपमेंट, भाई जहां पर माइनिंग एक्टिविटी होगी वहां ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के जो इक्विपमेंट्स होंगे वहां से जो एमिशन होगा तो वो भी क्या करेंगे, धुआं निकलेगा वहां से, और जो है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। और डिफॉरेस्टेशन होगा कि भाई जब हम माइनिंग एक्टिविटी कहीं करेंगे, साइट पे जब साइट को तैयार करेंगे तो वहां से डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को काटना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भी जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा।
नाउ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मतलब है कि भाई जो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द सर्टेन मिनरल सच एज द कोल ऑयल कैन रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जब हम वहां से कोयले को निकालेंगे या डीजल पेट्रोल जो पेट्रोलियम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर ईंधन के रूप में काम आएगा, या तो ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स के अंदर जल रहा होगा डीजल पेट्रोल, या कोयला थर्मल पावर प्लांट में जलेगा तो वहां से जो है पॉल्यूशन होगा, तो वहां से ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी। ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जब बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिससे क्लाइमेट चेंज होगा। तो अल्टीमेटली ये भी प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ जाता है। अब ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अपने आप में एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आता है, यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज का जो है वो डिप्लेशन होगा। अनसस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस कैन लीड द डिप्लेशन ऑफ द फाइनाइट मिनरल रिसोर्सेज इंपैक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। भाई जो माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं वहां से जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं, वो कम हो रहे होंगे, तो जो आने वाली जनरेशन, जब फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए रिसोर्सेस उतने नहीं मिल पाएंगे। द सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट, सोशल एंड कल्चरल पे भी क्या आएगा, इसका इंपैक्ट्स आएगा। जैसे जहां पर ये माइनिंग एक्टिविटी हो रही होंगी तो आसपास की जो कम्युनिटी है वहां पे वो डिस्टर्ब होगी, उनको रहने में दिक्कत आएगी वहां पे, और हो सकता है कि उस कम्युनिटी को वहां से मूव करना पड़े, पलायन भी करना पड़ जाता है। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मटेरियल साइकिल या बायो जियोकेमिकल साइकिल आप इसको कह सकते हैं। समझना जरा ध्यान से, साइकिल का मतलब क्या है। साइकिल का मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो एक लगातार होती रहे, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल, कि कोई चीज है जो लगातार हो रही है। अब यहां पर इस मतलब क्या है कि यहां पर मटेरियल साइकिल का, कि कोई मटेरियल साइकिल का मतलब है कि कोई मटेरियल है जो किसी साइकिल के अंदर क्या है वो एक्सचेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिर तीसरी जगह जा रहा है, फिर वापस आ रहा है और फिर वहीं जा रहा है जहां से वो आ रहा था। जैसे अगर हम एक एग्जांपल में दूं आपको कि हमारा जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा कि भाई पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, मिट्टी है, जमीन है, लैंड है, वाटर है ना, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है। तो जैसे अगर हम एक कार्बन का एग्जांपल लें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एटमॉस्फेयर में हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बोले तो उसके अंदर सी कार्बन है। ये कार्बन क्या जाएगा, प्लांट के अंदर जाएगा। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब अपने अंदर क्या ले रहे हैं, कार्बन। तो प्लांट्स, अब जो कार्बन कहां से चला गया, एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर कार्बन चला गया। अब वो कार्बन, अब उन पेड़ पौधों कौन खा रहा है, एनिमल खा रहे हैं, बकरी खा रही है उसको, हिरन खा रहा है। तो पेड़ पौधों के अंदर कार्बन था, पेड़ पौधों किसने खा लिया, एनिमल ने खा लिया, तो वो जो कार्बन था वो अब एनिमल के अंदर चला गया। अब एनिमल या पेड़ पौधे क्या हो गए, डेड हो गए, वो क्या हो गए, मर गए। वो क्या करेंगे, फिर डिकम्पोजर्स आते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, वो इनको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करके उनको मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी फर्टिलाइज हो जाएगी। तो वो जो कार्बन पेड़ पौधों के अंदर आया था, जो कार्बन एनिमल के अंदर था, वो कार्बन अब मिट्टी के अंदर चला गया। और मिट्टी क्या हो गई है, मिट्टी में से जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों ने वहां से न्यूट्रिएंट्स खींच लिए, फिर से जो कार्बन पेड़ पौधों के अंदर चला गया। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर क्या आया था, कार्बन आया था क्योंकि पेड़ों को खाया उसने, और उस जो पेड़ों ने कार्बन एटमॉस्फेयर से लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज करी। तो ऑक्सीजन किसने ली, इंसानों ने, जो जीव जंतु हैं एनिमल्स ने। और एनिमल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वो कहां जा रही है, एटमॉस्फेयर में। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से प्लांट में गया, प्लांट से इंसान में गया, एनिमल्स में गया, और एनिमल से फिर कहां चला गया, फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो कार्बन जो है एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह जाता जाता घूमता रहता है, वो इसी तरह से, राइट। तो वही चीज है कि जो मटेरियल साइकिल का मतलब है कि कब कोई मटेरियल, कोई एलिमेंट जो है वो एक्सचेंज होता रहता है पूरे इकोसिस्टम के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, मटेरियल साइकिल इज अ मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स थ्रू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेयर, लैंड, वाटर बॉडी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कौन कौन से साइकिल हो सकती हैं बेटा, 3 साइकिल है हमारे सिलेबस में, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल।
जब हम कार्बन साइकिल की बात करेंगे तो पूरी साइकिल में कार्बन चल रहा होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कार्बन एक जगह से दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, फिर इस तरह से घूमता रहेगा। जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे तो वहां पर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे होंगे, नाइट्रोजन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, नाइट्रोजन का मूवमेंट हो रहा होगा। सल्फर की बात करें, सल्फर साइकिल की, तो सल्फर वहां पर मूव करेगा। वन बाय वन देख लेते हैं, आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे समझ में आएगा क्योंकि डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो कार्बन साइकिल AKTU 14, 15, 17, 18, 22, 23 में एग्जाम में आ चुका है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन साइकिल है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ टर्म्स यहां पर यूज करेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये उसके अंदर यूज हो रहा होगा। एनिमल रेस्पिरेशन, प्लांट्स रेस्पिरेशन, एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। कार्बन, ऐसा नहीं है कि जो इंसान ही केवल, जो जीव जंतु हैं केवल वही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, प्लांट्स भी रिलीज करते हैं, प्लांट्स भी रिलीज करते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, ये कुछ टर्म्स है, मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये डायग्राम आप समझ लीजिए, तो आगे की जो 2 स्लाइड्स हैं वो आप रीड आउट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बात कर रहे हैं यहां पर हम कार्बन साइकिल की, तो यहां पर जो एक्सचेंज होगा, जो इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वहां पर कार्बन का ट्रांसफर होगा। देखो जरा ध्यान से, ये एटमॉस्फेयर है, यहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा, देन प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, एक फोटोसिंथेसिस होगी यहां पर, कि भाई आप सभी जानते हैं, यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सूर्य से इनको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, और एटमॉस्फेयर से इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो क्या होगा यहां पे कि इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या आ चुका है इसके अंदर, कि एटमॉस्फेयर से कार्बन इस पेड़ पौधों के अंदर आ चुका है। अब इन पेड़ पौधों को, ये जो एनिमल है यहां पर, ये जो एनिमल है, ये एनिमल इस पेड़ पौधों को खाएंगे। अरे बोलो यस और नो। तो इस पेड़ के अंदर जो कार्बन था वो कहां चला गया, वो चला गया एनिमल्स के अंदर। अब जो एनिमल्स हैं ये रेस्पिरेशन करेंगे, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और एटमॉस्फेयर में। तो देखो यहां से एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड गई, यानी कार्बन कहां चला गया, फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो देखो वापस आ चुका है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन वापस आ चुका है। अब ये जो पेड़ पौधे हैं या जो एनिमल्स हैं, जब ये डेड हो जाएंगे, ध्यान देना, जब ये डेड हो जाएंगे तो यहां पर डीकंपोजर्स आपने पढ़ा यूनिट नंबर 1 में, वो डिकंपोज करेंगे। जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई हैं, जब ये पेड़ पौधे और एनिमल्स डेड हो जाएंगे तो डीकंपोजर क्या करेंगे, उसको डीकंपोज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी फर्टिलाइज हो जाएगी, जो सॉइल है। अभी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये रूट्स जो है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और जो पेड़ पौधे हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे। अब जो पेड़ पौधे हैं ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ये भी रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। नेक्स्ट, जब ये पेड़ पौधे और जो एनिमल्स हैं मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए धरती में दब जाते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स बनता है। अगर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स, ध्यान देना, जो प्लांट्स होते हैं उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है कोल, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो जब मिलियन ऑफ ईयर्स तक धरती के अंदर रहते हैं तो उनसे क्या मिलता है, पेट्रोलियम। जैसे बोले तो लिक्विड, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब समझ में आ रही है। अब एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताइएगा, जो कार्बन है, कार्बन कहां से कहां गया, कार्बन प्लांट्स के अंदर गया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। पेड़ पौधे दब गए, पेड़ पौधे जब डेड हो गए, एनिमल्स डेड हो गए तो डीकंपोजर्स ने, फंजाई ने, बैक्टीरिया ने डिकंपोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। फिर उसके बाद पेड़ पौधों ने वहां से फिर से जो है वहां से अपना जो है खाना लिया, मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स लिए, और पेड़ पौधों ने भी जो है रेस्पिरेशन किया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, यानी कार्बन को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। जब पेड़ पौधे और एनिमल्स बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं धरती के अंदर तो फॉसिल फ्यूल्स बनता है। और फॉसिल फ्यूल्स कहां जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, ईंधन जलेगा। कोल को हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जलाते हैं तो एमिशन होता है बहुत ज्यादा। जो आपका डीजल है, पेट्रोल है, वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा एमिशन करता है। तो जब एमिशन होता है ईंधन का तो वहां से भी क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो कार्बन जो है, आपने देखा जो यार कार्बन कहां से कहां मूव हो रहा है, कार्बन की एक साइकिल चल रही है पूरी की पूरी, और ये साइकिल चलती रहनी चाहिए तभी संभव है, ठीक है ना। तो कार्बन, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से पेड़ों में गया, पेड़ों से एनिमल्स में गया, और एनिमल से कार्बन फिर वापस जो एटमॉस्फेयर में चला गया।
और फिर उसके बाद मिट्टी में चला गया, देखो कार्बन मिट्टी में चला गया जब डेड ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद जो है फॉजल फ्यूल्स बन गए, यहाँ पे फॉजल फ्यूल्स फिर इंडस्ट्री में जले, और फिर जो है वहां से CO2 फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन है एटमॉस्फेयर से कभी पेड़ों में जा रहा है, कभी एनिमल्स में जा रहा है, कभी मिट्टी में जा रहा है, कभी फैक्ट्री में जाकर के जल रहा है। तो कार्बन का जो मूवमेंट है वो इस तरह से चलता रहता है और ये साइकिल जो है रिपीट होती रहती है और एक कार्बन का बैलेंस जो है बना रहता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रही है, जो साइकिल है ये भी डिस्टर्ब हो रही है आजकल, ये साइकिल्स भी जो है डिस्टर्ब होने लग रही हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो साइकिल है दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ये 7 मार्क्स में ऑलरेडी एक में क्वेश्चन आ चुका है। कब आया है कि 14, 15, 15, 16 और 17, 18 में आया है। तो यहां पर जो अभी क्या हो रहा था, वहां पर कार्बन जो है वो एक साइकिल के अंदर घूम रहा था, यहां पर नाइट्रोजन घूम रहा होगा, नाइट्रोजन एक्सचेंज हो रहा होगा। ध्यान देना कि ये कुछ टर्म हैं जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान देना। हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और ये 2 मार्क्स में अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन की, हम बात करेंगे एसिमिलेशन की, एमोनिफिकेशन की, डीनाइट्रिफिकेशन की बात करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है मैं डायग्राम के माध्यम से आपको यहां पर समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिएगा। देखो जरा ध्यान से, जो नाइट्रोजन N2 है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है बेटा, N2 है, नाइट्रोजन है, क्या है ये, नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, NH3 बोले तो अमोनिया में, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2 मार्क्स में पूछा गया था नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, इस नाइट्रोजन को जब हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, NH3 में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को कौन करता है, इसको करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में, मिट्टी में। यहां पर जो सॉइल है, सॉइल मिट्टी में, या फिर जो रूट्स हैं प्लांट्स के, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो प्लांट के रूट में या फिर सॉइल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया NH3 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कहलाएगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो प्लांट्स कर रहे हैं, ये तो प्लांट्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कर रहे हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मतलब या फिर लाइटनिंग की वजह से भी हो सकता है। ये जो यहां पर N2 है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ आ गया आपको, नाइट्रोजन, ओफो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझ आ गया बेटा आपको। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जब हम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ध्यान देना, जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको चाहिए नाइट्रोजन, इनको चाहिए क्या, नाइट्रोजन। लेकिन ये सीधे सीधे नाइट्रोजन NH3 को सीधे सीधे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे कब, कि जब ये जो अमोनिया है, नाइट्रोजन, इसका नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। मतलब ये जो नाइट्रोजन NH3 है, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, नाइट्रेट्स, NO2 माइनस। तो जब NH3, ध्यान देना, जब ये NH3 का नाइट्रिफिकेशन होता है कि वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये काम कौन करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन का मतलब है जो NH3 है वो कन्वर्ट हो रहा है NO2 माइनस, बोले तो नाइट्रेट्स में। अब ये जो NO2 माइनस है, ये फर्दर इसका नाइट्रिफिकेशन होता है और वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो NH3 पहले किस में हुआ, NO2 माइनस, नाइट्रेट्स में, और इसका फर्दर नाइट्रिफिकेशन हुआ NO3 माइनस में, मतलब नाइट्रेट्स में। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो NH3 है, पेड़ पौधे इसको मतलब इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, इजीली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं इसको। जैसे कुछ लोग हैं जो लौकी मतलब खाना पसंद करते हैं, लेकिन सभी लोग खाना पसंद नहीं करते। तो लौकी का क्या बना दिया, कोफ्ता। तो कई लोग हैं जो लौकी का कोफ्ता पसंद करेंगे, लेकिन कुछ और भी महानुभाव होंगे कि नहीं, लौकी हमको चाहिए मलाई कोफ्ता। तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये तो है लौकी NH3। इसमें पेड़ पौधों को मजा तो नहीं, उतना मजा नहीं आता है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना मजा नहीं आ रहा। लेकिन ये तो होगी लौकी। तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हुई, NO2 माइनस में। तो NO2 माइनस को इजीली एक्सेस कर लेते हैं कौन, पेड़ पौधे। तो ये हो गया कोफ्ता,
और NO3 माइनस जो है ये हो गया मलाई कोफ्ता। मतलब जो पेड़ पौधे हैं यहां से नाइट्रोजन को इजीली एक्सेस कर लेते हैं। यहां से क्या करेंगे, NO3 माइनस जो है जो नाइट्रेट्स है, यहां से NO3 माइनस में से जो नाइट्रोजन है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? पेड़ पौधे। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अरे इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। कि NO3 जो माइनस है, नाइट्रेट्स है, यहां से NO2 जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। कौन? सॉरी, पेड़ पौधे इसको क्या कर ले रहे हैं? इसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो इसको क्या बोला हमने? एसिमिलेशन। मैं रिपीट कर दूं, देखो जरा, चलिए मैं बाद में कंक्लूड करूंगा, डोंट वरी, मैं बाद में कंक्लूड करूंगा। तो जो NO3 माइनस है, नाइट्रेट्स है, यहां से N2 को एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट्स ने, तो जो नाइट्रोजन है वो कहां चला गया? प्लांट्स के अंदर चला गया। तो इन प्लांट्स के अंदर जब ये चला गया क्या? नाइट्रोजन। अब इन प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल्स। तो एनिमल्स ने क्या करा? N2 को एब्जॉर्ब कर लिया। तो N2 जो है प्लांट से कहां चला गया? एनिमल्स में। अब एनिमल्स क्या होंगे? एक दिन डेड होंगे। तो जब एनिमल्स डेड हो जाएंगे या प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो फिर कौन आता है? उनके लिए डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वो उसको डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज जब इसको करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एमोनिफिकेशन। क्या बनेगा यहां से? अमोनियम आयंस, NH4+। तो डिकम्पोज करके जो NH4+ बना था ये फिर से कहां में, किस में हो जाएगा? फिर से इसका नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, NO2 माइनस बन जाएगा, और NO2 माइनस का फिर NO3 माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो नाइट्रोजन है इसी तरह से बस घूमता फिरता रह रहा है, इससे इसमें जा रहा है, उससे इसमें जा रहा है। तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन होता है बेटा, उसका होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सॉरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, NH3 बनी, NH3 में से नाइट्रोजन इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो इस अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन हो गया। नाइट्रिफिकेशन हो गया मतलब NH3 कन्वर्ट होगी किसमें? NO2 माइनस, मतलब नाइट्राइट्स में। और ये जो NO2 माइनस है इसका फर्दर नाइट्रिफिकेशन हुआ और NO2 माइनस किस में चली गई? NO3 माइनस में, मतलब नाइट्रेट्स में। अब इस नाइट्रेट से इजीली एक्सेस कर लेते हैं पेड़ पौधे N2 को, नाइट्रोजन को। तो यहां से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो NO3 माइनस से जो N2 है वो एब्जॉर्ब कर लिया पेड़ पौधों ने, उसको बोला एसिमिलेशन। क्या बोला? एसिमिलेशन। अब ये जो नाइट्रोजन था वो आ चुका है किसके अंदर? पेड़ पौधों के अंदर। पेड़ पौधों खाया एनिमल्स ने, तो ये जो नाइट्रोजन है वो चला गया एनिमल्स के अंदर। जब एनिमल्स डेड हुए तो डिकम्पोज हुए तो मिट्टी में मिल गए। तो जो एनिमल्स में नाइट्रोजन गया था वो मिट्टी में चला गया, सॉइल में चला गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? उसको हमने बोला एमोनिफिकेशन। क्या बन गया? NH4+, अमोनियम आयंस। फिर से अमोनियम आयंस कन्वर्ट हो गया किसमें? NO2 माइनस में। और ये पूरी साइकिल जो है इस तरह से चलती रहेगी। और दूसरी चीज, जैसे यहां पर NO3 माइनस बोले तो नाइट्रेट्स है, डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है। यहां पर डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है। जैसे यहां पर नाइट्रिफिकेशन हुआ था, इसका उल्टा भी होगा क्या? डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि ये जो NO3 माइनस है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको डीनाइट्रिफिकेशन करके फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं बेटा कि जो नाइट्रोजन है वो एक साइकिल में जो है एक्सचेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह वापस वहीं पहुंच जा रही है। एटमॉस्फेयर से जा रही है पेड़ पौधों में, फिर एनिमल में जा रही है, एनिमल से मिट्टी में जा रही है, और मिट्टी से फिर जो है वो जो है फिर से एटमॉस्फेयर में चली जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रिफिकेशन। वही चीज मैंने यहां लिखी गई है कि बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बताया था कि जब नाइट्रोजन NH3 में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। कौन करता है इसको? इसको करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो सॉइल में या फिर प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं। फिर होता है आपका नाइट्रिफिकेशन। क्या बताया था नाइट्रिफिकेशन आपको? कि जो NH3 है, अमोनिया है, वो नाइट्रेट्स में और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रेट में ये जो नाइट्रेट्स और ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं, दीज फॉर्म्स आर मोर एसेसिबल फॉर टू दी प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो NO2 माइनस और NO3 माइनस हैं ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? प्लांट। इनको, उनके लिए आसानी होती है। उसके बाद मैंने बताया एसिमिलेशन। ये क्या बताया था मैंने कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्रेट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन क्या बताया था मैंने आपको? जो प्लांट्स हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, जब मिट्टी में मिल जाते हैं, अमोनियम आयंस बनाते हैं, NH4+ बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एमोनिफिकेशन। फिर बताया था मैंने लास्ट में आपको डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बताया था? नाइट्रिफिकेशन का उल्टा
डीनाइट्रिफिकेशन कि जो नाइट्रेट्स है उसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, वो नाइट्रोजन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से कहां जा रही है, पेड़ पौधों में जा रही है, पेड़ पौधों से एनिमल में जा रही है, एनिमल से मिट्टी में जा रही है, और फिर नाइट्रेट्स बन रहे हैं, अमोनियम बन रहा है, फिर से जो है वो वापस जो है एटमॉस्फेयर में आ रही है। तो इस तरह से साइकिल जो है चलती रहती है। तो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर शेयर कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वन इज, साइकिल की बात करें तो सल्फर साइकिल है। तो अभी हमने कार्बन की बात कर ली जो एकेटीयू में एग्जाम में आ चुकी है, हमने बात कर ली नाइट्रोजन की, वो भी एकेटीयू एग्जाम में आ चुकी है। बात कर लेते सल्फर की, ये अभी तक नहीं आई है। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो यहां पर भी क्या ध्यान रखना है आपको, एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर होगी, फिर एसिड रेन होगी, तो यानी कि अर्थ सरफेस पे चली जाएगी सल्फर, फिर डिकम्पोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, ये सारी चीजें फॉजल फ्यूल्स होगा। आइएगा समझाता हूं, यहां पे आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बेटा, कि जो फैक्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, वहां पर जो ईंधन को जलाया जाता है, फॉजल फ्यूल्स को जलाया जाता है, कोल को जलाते हैं, तो वहां से क्या निकलती है, SO2 निकलती है। बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑलरेडी H2O होता है, तो यहां से सल्फर डाइऑक्साइड जब निकलती है तो ये H2O के साथ कंबाइन होती है, मतलब रिएक्शन करती है, तो क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है। क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, सल्फर है, तो यहां बात हो रही है सल्फर की। तो देखो यहां से निकला सल्फर, कहां से, चिमनी से। पहले सल्फर कहां पे था, फॉजल फ्यूल्स, फॉजल फ्यूल्स के अंदर। और फॉजल फ्यूल जब जला तो जलने के बाद जो सल्फर ईंधन से निकला, फॉजल फ्यूल से निकला, तो कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया सल्फर, और वो जाकर के H2 के साथ मिला, रिएक्शन हुई, तो क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है, मैंने आपको बताया था एसिड रेन के बारे में, अगर आपने डिटेल लेक्चर पढ़े होंगे एप्लीकेशन के अंदर तो वहां पढ़ाया हुआ है, अदरवाइज केवल आप वन शॉट देख रहे हैं तो आगे आएगा। अभी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में आएगा एसिड रेन। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो रेन होती है उसको एसिडिक बना देता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और बरसात होगी, बारिश होगी, एसिड रेन होगी, तो वो जो सल्फर है वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। अर्थ सरफेस पे आएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, और जो वाटर बॉडी होंगी, नदी है, तालाब है, वहां पर मिल जाएगा। पानी के अंदर देखो कहां था सल्फर, पहले कोल के अंदर, कोयले में था, कोयले के अंदर सल्फर था, वो जला तो क्या निकला वहां से, सल्फर डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में चला गया सल्फर, H2SO4 बनाया उसने सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फर जो है एसिड रेन के रूप में अर्थ सरफेस पे आ गया, वाटर बॉडी में चला गया, तो पानी में भी सल्फर चला गया, और आपका जो है अर्थ में, मिट्टी में भी जो है सल्फर चला गया। अब क्या होगा, जो मिट्टी में सल्फर है, जो पेड़ पौधे हैं उस सल्फर को क्या करेंगे, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो वो जो सल्फर है वो पेड़ पौधों में आ जाएगा, प्लांट्स में आ जाएगा। इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, तो ये जो जब प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, प्लांट्स में से सल्फर एनिमल्स में चला जाएगा, और फिर एनिमल्स का क्या होगा, वो डेड हो जाएंगे। फिर डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंजाई जो है उसको डिकम्पोज करके फिर मिट्टी मिला देंगे। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी। तो सल्फर जो है कहां से कहां घूम के चला गया, आपने देखा कहां से कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में भी सल्फर है, मिट्टी में भी सल्फर है, पानी में भी सल्फर है। तो ये पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है वो हर जगह सल्फर की भी एक साइकिल जो है चलती रहती है। ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ये नोट्स आपके पास आपको मिल रहे होंगे एप्लीकेशन में भी, टेलीग्राम चैनल पे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट रीड आउट वंस, एक बार रीड आउट करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं, एक बार ये पूछ लिया गया था आपसे, एक बार क्या पूछ लिया था बेटा, आपसे पूछ लिया था एक बार एकेटीयू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या डिफरेंस है। एनर्जी फ्लो की बात हम यूनिट नंबर 1 में कर चुके हैं, बोलो यस और नो। एनर्जी का फ्लो हो रहा था, यस और नो, कि भाई पहले ऑटोट्रोफ्स प्लांट्स के पास क्या थी, एनर्जी थी, प्लांट्स को खाया एनिमल ने तो वो एनर्जी एनिमल पे चली गई, एनिमल को किसी, जैसे हिरन है, हिरन को खा लिया शेर ने, शेर के पास चली गई, लॉयन के पास चली गई, टाइगर के पास चली गई। तो वहां पर एनर्जी का फ्लो हो रहा था, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ क्या हो रहा था, एनर्जी का फ्लो हो रहा था। यूनिट नंबर 1 का वन शॉट देखा है तो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था, आपको याद आ गया होगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रिएंट साइकिल की। मतलब यहां पर जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये जो एक साइकिल इनकी होती है, देखो जरा ध्यान से, न्यूट्रिएंट साइकिल इन्वॉल्व्स द रिसाइकलिंग ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनका जो इन एलिमेंट्स का जो है, इन केमिकल एलिमेंट्स से क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है।
ठीक है, साइकिल में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल की हमने बात करी, वेयर नाइट्रोजन मूव्स थ्रू द वेरियस फॉर्म्स, जैसे N2 थी वो NH3 में कन्वर्ट हुई, फिर NO3 माइनस में कन्वर्ट हुई, इस तरह से क्या हो रही है, रिसाइकिल हो रही है। एंड बिटवीन द डिफरेंट इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स में जा रही है, एटमॉस्फेयर में है, एनिमल्स में है, मिट्टी में है, पानी में है, इस तरह से चल रही थी। नाउ व्हाट इज एनर्जी फ्लो? एनर्जी फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्लो का मतलब है कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, कि भाई सन से जो एनर्जी आती है वो प्रोड्यूसर्स में, प्लांट्स में जाती है, और प्लांट्स से जो एनर्जी है वो उसमें चली जाती है, किसमें, कंज्यूमर्स में चली जाती है, और वो फिर डीकंपोजर्स में चली जाती है। एग्जांपल की बात करें कि फोटोसिंथेसिस कैप्चर्स द सोलर एनर्जी, जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, विच इज देन ट्रांसमिटेड टू हर्बीवोर्स, जैसे हिरन उसको प्लांट्स को खा लेता है तो ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी, और फिर हर्बीवोर्स को कोई और खा लेता है। इस तरह से जो है एक पूरी की पूरी फूड चेन बन जाती है। बताया था आपको फूड चेन के बारे में, तो वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका एनर्जी फ्लो। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कार्बन साइकिल है, जो नाइट्रोजन साइकिल है, जो सल्फर साइकिल है, और भी जो साइकिल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनिंग लाइफ सस्टेन, अगर ये साइकिल्स नहीं होंगी, ये चलेगा नहीं इस तरह से, तो लाइफ जो है सस्टेन नहीं हो पाएगी। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, प्रोडक्टिविटी, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है। चलिए सेकंड लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, दैट इज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो रही है। यह भी AKTU एग्जाम में पूछा गया है 14, 15, 22, 23 में। देखा, जरा ध्यान से देखना। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है? ट्रेडिशन का क्या मतलब है कि भाई किसी भी चीज को अगर हम लॉन्ग टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं तो वो क्या है, वो ट्रेडिशनल है। तो जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, इनको हम बहुत समय से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो फ्यूल्स हैं ये कौन से हैं? ये आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं। दीज आर दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो सोर्स हैं हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये रिन्यू नहीं होते हैं। रिन्यू होते भी हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होते हैं। दीज रिसोर्सेस आर फाइनाइट एंड विल इवेंचुअली बी डिप्लेटेड। ये फाइनाइट रिसोर्सेस हैं, खत्म होने लग रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे एक दिन। दे हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट, और ये जो सोर्सेस हैं इनका एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, इंक्लूडिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड पॉल्यूशन। इनकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दीज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद अ ह्यूमन लाइफ स्पेन। इंसान की लाइफ 70, 80, 90, 100 साल जो होती है उसमें रिन्यू नहीं हो सकते, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी इजिली रिप्लेस्ड वंस डिप्लेटेड। एक बार डिप्लेट हो गए तो उनको इजिली रिन्यू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, दीज आर दी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। नेक्स्ट आता है आपका तो रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू कर सकते हैं, जो रिन्यू होते रहते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस आर द रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव एंड कैन प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला हम जलाते हुए आ रहे हैं, तो कोयले को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। तो धीरे धीरे जो है इस पे काफी जो है एनवायरनमेंट के प्रति ध्यान दिया जा रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस है कि इसको हम कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे इसको जो स्टोर करा जाए, हर तरीके से काम चल रहा है। क्योंकि जो कोयला है वो कब तक रहेगा, कब तक साथ निभाएगा? डीजल, पेट्रोल कब तक साथ निभाएंगे ये? तो उनका रिप्लेसमेंट क्या है? वो यही है। जैसे सोलर एनर्जी है, यही रिन्यूएबल सोर्स है। अब विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, जो सन से हमको एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी कहलाती है। अब जो सोलर एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं या डायरेक्ट हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर एक फोटोवोल्टिक सेल होता है जो क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है, यहां पर सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक बार रीड आउट करेंगे इसको। द फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज अ फिनोमिना। फोटोवोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से ही सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो रही है।
तो इसमें होता क्या है इस फिनोमिना के अंदर, इट सर्टेन मटेरियल्स जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। ये जो आपका सोलर सेल है इसको हम सनलाइट में जब एक्सपोज करते हैं तो यहां पर कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का हम यूज करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन सनलाइट हिट्स द सरफेस ऑफ द सेल, जब ये सनलाइट हिट करेगी कहां पर, इस सेल के ऊपर, तो क्या होगा, द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एब्जॉर्ब द फोटोन। ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और फ्री होल्स भी जो है यहां पर क्रिएट होंगे। तो होगा क्या कि ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द पीएन जंक्शन, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा हमको, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी, और फाइनली जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होता है, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, विंड टरबाइन की बात कर रहे हैं, अभी हम हाइड्रोलिक टरबाइन की बात भी करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो हमको क्या चाहिए, कोई भी अगर शाफ्ट रोटेट करा दी जाए, जैसे कोई भी अगर शाफ्ट रोटेट करा दी जाए, अगर कोई शाफ्ट घूम रही है, रोटेट कर रही है, इसका मतलब हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। अगर वो जैसे आईसी इंजन होता है आपका, एफएम में भी आपने पढ़ा होगा, कॉमन सी बात है, जो आपके ट्रैक्टर है, बसेस हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, उसमें क्या होता है, वहां से हमको एनर्जी मिलती है इंजन से, तो हमको शाफ्ट को रोटेट कराना पड़ता है। तो वहां पर हम इंजन को चलाने के लिए ईंधन को जलाते हैं, पेट्रोल डीजल जलाते हैं, वहां से पावर मिलती है, तो शाफ्ट रोटेट करती है। तो उस शाफ्ट को अगर हम जनरेटर से कनेक्ट कर दें तो वो जो शाफ्ट से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो विंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल फ्लो ऑफ एयर इन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जहां पर विंड का फ्लो जो है काफी तेज होता है, वहां पर हम विंड टरबाइन लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये विंड टरबाइन लगा हुआ है, यहां पर ये ब्लेड्स आप देख रहे हैं, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, दीज आर दी ब्लेड्स। तो जब यहां पर जो एयर है हाई वेलोसिटी से टकराएगी तो ये जो एयर है, जो ब्लेड्स हैं रोटेट करेंगे, तो जब ये ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो यहां पर जो शाफ्ट लगी हुई है जिस पर ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो ये शाफ्ट क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी। और जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो मिलेगी आपको मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। कैसे मिली आपको, शाफ्ट कब रोटेट कर रही है, शाफ्ट रोटेट करेगी तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो शाफ्ट को रोटेट कौन करा रहा है, जो हवा है, जो विंड है, वो रोटेट करा रही है। तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में सुनो ध्यान से, कि विंड किसको रोटेट करा रही है, विंड रोटेट कराएगी इसको, टरबाइन के शाफ्ट को। तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी थी, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी थी बेटा, वो कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी क्यों, क्योंकि शाफ्ट रोटेट कर रही है। अब अगर ये शाफ्ट रोटेट कर गई तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये किसने करवाया, ये काम करवाया किसने, विंड टरबाइन ने, विंड टरबाइन। तो विंड टरबाइन ने ये काम कराया है, विंड टरबाइन। तो विंड टरबाइन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। अब तो काम आसान हो गया, बस आपको शाफ्ट रोटेट करानी है। तो शाफ्ट रोटेट करेगी तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, फिर तो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर एक लो स्पीड शाफ्ट भी होती है जो धीरे धीरे घूमती है, फिर हम गियर बॉक्स लगा करके लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाई स्पीड शाफ्ट के साथ जो है वो जनरेटर यहां पर कनेक्ट कर दिया जाता है। लेट मी कंक्लूड, जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं। जो विंड पावर एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसमें जो है एक विंड टरबाइन बनाया जाता है। और विंड टरबाइन क्या होता है, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब ये जब रोटेट करता है तो ये शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स लगा दिया, हाई स्पीड आपको मिल गई, यहां पर हमने जनरेटर लगा दिया जो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है, विंड टरबाइंस होंगे जो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है, और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी आपको तो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदे क्या होंगे इसके, एडवांटेज क्या होंगे विंड एनर्जी के, एक तो रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, एनर्जी इंडिपेंडेंस है। डिसएडवांटेज में क्या है कि इंटरमिटेंट है, मतलब ये तो हवा चलने के ऊपर बात है ना कि कितनी तेज हवा चल रही है, और इसलिए विंड टरबाइन हर जगह नहीं लगाए जाते। विंड टरबाइन वहीं लगाए जाएंगे जहां पर जो विंड बहुत तेजी से ब्लो कर सकती है, बहुत तेजी से हवा जहां चलती होगी वहीं पर ये लगाए जाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पता लगा हवा का जो
तेज फ्लो बन ही नहीं रहा है। हाई इनिशियल कॉस्ट, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन प्लांट को लगाने के लिए इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। इम्पैक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ, जहां पर ये टरबाइन लगाए जाते हैं, क्योंकि काफी बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, काफी बड़े बड़े टरबाइन होने की वजह से नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस बहुत ज्यादा होती है। तो आसपास में जो वहां पर वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं जंगलों में रहने वाले, उनको वो इलाका छोड़ना पड़ सकता है, तो उनकी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रो पावर एनर्जी। अब वहां पर तो विंड से हम टरबाइन को रोटेट करा रहे थे, यहां पर हम किससे रोटेट कराएंगे? पानी से। तो यहां पर आपने देखा जो डैम है, ये डैम है, यहां पर वाटर है, तो यहां पर जो टरबाइन है वो टरबाइन, ये हाइड्रोलिक टरबाइन है। कौन सी टरबाइन है? दिस इज द हाइड्रोलिक टरबाइन। अब यहां पर पानी आएगा, बहुत तेजी से पानी यहां पर ब्लेड्स पे टकराएगा, तो ये ब्लेड्स रोटेट करेंगे, ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो टरबाइन की जो शाफ्ट है वो रोटेट करेगी। और मैंने क्या बोला था आपको, अगर शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या मिल गई? मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। तो वहां पर आपने विंड से शाफ्ट रोटेट कराई थी, यहां पर पानी स्ट्राइक करके आपने शाफ्ट रोटेट करवाई है। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी थी उसको आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोलिक टरबाइन की हेल्प से। और जब मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको मिल जाएगी जनरेटर की हेल्प से। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या करा था, जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, विंड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था विंड टरबाइन की हेल्प से। यहां पर हाइड्रोलिक टरबाइन की हेल्प से हमने हाइड्रोलिक एनर्जी को, पानी की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी तो आप जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। एडवांटेज क्या होंगे? रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, लो एमिशन होगा, रिलायबल है, स्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेज क्या है कि एनवायरमेंट पे इसका इंपैक्ट आएगा, वाटर को भी पॉल्यूट करेगा, इसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा होती है। डिपेंडेंस ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी, इस प्लांट को आप कहां लगाओगे? जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। जैसे हिल स्टेशन पर जनरली ये ज्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि वहां पानी का जो बहाव है बहुत काफी तेज होता है। ठीक है, लिमिटेड सुटेबल साइट्स, हर जगह इसको नहीं लगाया जा सकता। चलिएगा, उसके बाद आता है आपका बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी इज ए टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। These materials, also known as biomass, include plant, animal waste, wood, crops, and other organic matter. The energy in this material, the energy stored in these materials can be converted into electricity, heat और बायोफ्यूल्स। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो बायोमास के सोर्सेस हैं, जैसे वुड से हम बना सकते हैं, वुड के जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ अवशेष होता है, रेसिड्यू, एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे जो बायोमास बनाई जाती है, इंडस्ट्रियल के वेस्ट से भी ये बनाई जा सकती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो रिन्यूएबल है, कार्बन न्यूट्रल है ना, कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता है, वेस्ट का जो है रिडक्शन हो जाता है, जैसे पशु हैं उनका जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, उसको रिडक्शन हो जाता है। एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज किया जाता है, डायरेक्ट हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है कि अर्थ के अंदर, भाई अर्थ के अंदर अगर आप जाओगे, बहुत गहराई तक अगर जाओगे तो वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। तो जो मतलब वहां पर जो है क्या उसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, लावा टाइप का कुछ बोलते हैं उसको। तो वहां पे जो हीट होती है उस हीट को बाहर निकाला जाता है और उसको किसी इंडस्ट्री में हीटिंग पर्पज के लिए या फिर उस हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो उस एनर्जी को बोला जाता है जियोथर्मल। जियो मतलब जियोथर्मल, जियो का मतलब है धरती के अंदर और थर्मल का मतलब होता है हीट से, है ना, हीट मतलब टेम्परेचर। तो धरती के अंदर जब आप बहुत अंदर तक जाओगे तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस हीट को बाहर निकालना जाता है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, तो रिन्यूएबल होगी, क्योंकि रिन्यूएबल सस्टेनेबल तो सब में ही आएगा, क्योंकि ये सभी जो है रिन्यूएबल के अंदर है। लो एमिशन होगा, बेस लोड एनर्जी। चैलेंज आएगा कि लोकेशन स्पेसिफिक, हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको प्लांट नहीं लगा सकते। अभी एक प्लांट लगा है जियोथर्मल एनर्जी का, किसी स्टेट में लगा है अभी कुछ साल पहले, इंडिया के अंदर भी, स्टेट का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी 3-4 साल पहले लगा है। हाई इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट भी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी। अब जो एक आता है आपका 2 नंबर में, ये पूछ लिया था कि हाइड्रोजन इज एन अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरी की पूरी जो लड़ाई है आज के टाइम में कि भाई सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयला खत्म होने लग रहा है, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम सब खत्म होने लग रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ चल रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस है। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर स्कोप देख रहे हैं हाइड्रोजन का भी, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर ऐसी बहुत सारी अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये बहुत ही लाइट है, बहुत हल्का है, नॉन टॉक्सिक है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
तो मतलब एक फ्यूचर के तौर पे इसको देखा जा रहा है, तो एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना। एक बार पूछा गया केवल एग्जाम में अभी तक 2022-23 में। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम ही क्या था, नेचुरल रिसोर्सेस, तो जो फॉरेस्ट रिसोर्स है वो भी हमारा कैसा है, वो भी तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, बिकॉज ऑफ देयर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कराता है हमको, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बाय हेल्पिंग टू सस्टेन एंड कंट्रोल द बायोफिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम सच एज क्लाइमेट एंड वाटर। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस, फॉरेस्ट हमको क्या प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन, शेल्टर, रहने की जगह देता है हमको, जॉब्स प्रोवाइड कराता है, वाटर, फूड, नरिशमेंट एंड फ्यूल, सब कुछ क्या मिलता है हमको, अरे फॉरेस्ट से ही मिल रहा होता है। फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट द इरोजन, मिट्टी में जो इरोजन होता है उसको रोकने का काम करता है फॉरेस्ट। कंजर्व द सॉइल को कंजर्व करता है, मिट्टी को बांधे रखता है ना, इरोजन नहीं होने देता है। फॉरेस्ट प्ले एन एसेंशियल रोल इन द बायो जियोकेमिकल कंट्रोल ऑफ द कार्बन एंड वाटर साइकिल, द सप्लाई ऑफ वुड एंड नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। आप अपना घर बनाते हो, वहां पर भी फर्नीचर चाहिए होता है, तो वह कहां से मिलता है, वो भी आपको फॉरेस्ट से ही मिलता है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल होती है, वाटर का बैलेंस बना के रखता है, उसको मेंटेन करता है साइकिल को। मूविंग वाटर अक्रॉस द अर्थ बाय रिलीजिंग द वाटर वेपर एंड कैप्चरिंग द रेनफॉल। जैसे नदियों में पानी है, तालाब में पानी है, इवोपरेशन होगा, पानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा एनवायरमेंट में, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा, पानी फिर नीचे आएगा। तो एक पूरी की पूरी क्या होती है, साइकिल जो है चलती रहती है, और फॉरेस्ट उस साइकिल को मेंटेन करता है। आगे चलते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या है बेटा। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AKTU 13, 14, 17, 18, 22, 23 में आया गया क्वेश्चन है 7 मार्क्स में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जब आप पेड़ों को काट देते हो, पेड़ों को रिमूव कर देते हो, चाहे उनको काटना पड़े, पेड़ों को रिमूव करके चाहे तो आप काट के रिमूव करो या उसमें आग लगा करके रिमूव करो, अगर आप पेड़ों को रिमूव कर रहे हो, जंगल को खत्म कर रहे हो, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ऐसा नहीं कि कहीं किसी ने कोई एक पेड़ काट दिया, 2 पेड़ काट दिए तो वो डिफॉरेस्टेशन है। लार्ज स्केल पे जब हम रिमूव करते हैं ट्रीज को फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से जब पेड़ों को काटा जाता है फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई कॉलोनी काटनी है, उस तरह के लिए जब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एंड इट इज सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न सिंस इट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनका लॉस होता है, डिस्टर्बेंस इन द वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है, और सॉइल इरोजन होता है। दीज आर द जो ज्यादा इफेक्ट आता है यहां पे देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, इन सब पे भी किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हैज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है, सोशल लाइफ को भी इंपैक्ट करता है। फॉरेस्ट कवर द अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस पे 31% जो है फॉरेस्ट पाया जाता है, जंगल पाए जाते हैं। नाउ द कॉज और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिफॉरेस्टेशन के लिए कौन कौन से कारण है, कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट वन आता है आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो वो कहां से आएगी, एग्रीकल्चर से पूरा होगी, तो एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जा रहा है। द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड, जहां पे फॉरेस्ट है उसको क्लीन करके, काट के, जला करके वहां पर खेती करने का काम किया जा रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन उसकी वजह से होता है। एज ए ग्लोबल डिमांड फॉर फूड इंक्रीज, ग्लोबली फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना है। लॉजिंग देखिए जो वुड है, जो लकड़ी है, जंगल है, तो उसका लीगल और इलीगल तरीके से उसको खरीदा और बेचा जाता है। कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए, पेपर प्रोडक्शन के लिए वुड का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पेपर को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर को बनाने में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, रोड्स बनाई जाती हैं, हाईवे बनाए जाते हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वहां उसके लिए भी क्या करना पड़ता है,
फॉरेस्ट को हटाना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, वनों को काटना पड़ता है। माइनिंग एक्टिविटीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि मिनरल्स माइनिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। फॉरेस्ट फायर, कई बार क्या होता है जंगलों में वनों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहां से उसको भी क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला कि अगर आप पेड़ों को लार्ज स्केल पे आप खत्म कर रहे हो, चाहे जला के करो या उसको आप आग लगा के करो, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो पेड़ों पर भी स्ट्रेस है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो पेड़ों में बहुत सारे डिसीज हो जाती हैं, बहुत सारे जो है पेड़ जो है वो मतलब खराब हो जाते हैं, डिसीज लग जाती हैं, तो वो भी क्या है, वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। तो पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन का प्रेशर भी है, किसी किसी क्षेत्र में क्या है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, कॉलोनी ज़्यादा काटनी पड़ेंगी रहने के लिए, है ना, तो उनके लिए जो है मतलब जिसकी वजह से वहाँ पर पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो पॉपुलेशन प्रेशर भी जो है एक मेन कारण है, क्योंकि डिमांड्स बहुत सारी बढ़ेंगी, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेंगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो डिफॉरेस्टेशन होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करी जाती हैं, और कुछ पॉलिसी इस तरह की हैं कि क्योंकि डेवलपमेंट भी करना है, इकोनॉमिक भी गेन करनी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कई जगह प्रायोरिटी दी जाती है, वो भी जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट भी हो लेकिन सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल मतलब आने वाली जनरेशंस के लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज को छोड़ के जाएं, ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ों को काटा जा रहा है लगातार अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, उनके क्या नुकसान है। पहला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हानि, जो जीव जंतु हैं उनको फलने फूलने की क्या नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो एक तो हो गया आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी जाति प्रजाति हैं जंतुओं की, पक्षियों की, वो सब जो है खत्म होने लग रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा गांव से जो बिलोंग करते हैं, पहले खजूर के पेड़ खड़े होते थे बहुत सारे गांव में भी, वहां पर जो चिड़िया हैं वो अपना घोंसला बनाती थी, घोंसले लटके रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था वो। आजकल जो है सबने खत्म कर दिए हैं, वहां पर अपने घर बना लिए हैं, सब जगह कहानी यही है। तो उनके जो बायोडाइवर्सिटी है खत्म हो रही है, उनका जो हैबिटेट्स है वो खत्म हो रहे हैं, बहुत सारी चिड़ियों की प्रजातियां खत्म हो गई। आप देखते हो गांव में पहले जो कौवे थे, बहुत कौवे दिखते थे, कौवे नहीं दिखते हैं आजकल, बहुत कम हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज है ना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, पेड़ पौधे, यानी कि जो फॉरेस्ट है वही कंज्यूम करते हैं और उनको ही खत्म कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, तो ग्रीन हाउस गैस जो इंक्रीज होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, जैसे मैंने बताया था अभी, नदियों में, तालाब में, लेक में जो पानी होता है वो इवापोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है, फिर पानी नीचे आता है, तो वो एक साइकिल, पानी की जो एक साइकिल है, वाटर की एक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो कई बार क्या होता है, जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो कई बार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, कहीं कहीं पर तो फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएंगी, और कई बार क्या होगा, बहुत सूखा पड़ जाएगा। कोई भी साइकिल अगर डिस्ट्रॉय होगी, गड़बड़ होगी, तो या तो बाढ़ आएगी, या फ्लड्स आएगी, बाढ़ आएगी, या ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाएगा, या तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट, या फ्लड्स, बाढ़ आ जाएगी। सॉइल इरोजन, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी में होते हैं, तो ये मिट्टी को बांध के रखते हैं, जो सॉइल है उसको पकड़ के रखते हैं, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो है वो इरोजन हो जाएगा उसका। और जब सॉइल इरोजन होता है, और कई बार क्या होती है, जो लैंड स्लाइड्स होती हैं, स्पेशली अगर हम स्लोप की बात करें, जहां स्लोप होते हैं, स्लोप पर अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो मिट्टी है वो इरोड हो जाएगी और लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं, और भूस्खलन हो जाता है। लैंड स्लाइड्स मतलब भूस्खलन, अभी आपने देखा होगा केरल के अंदर, केरला में क्या हुआ है कि जो भूस्खलन हुआ है, मतलब लैंड स्लाइड्स हो गई हैं, तो लैंड स्लाइड्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से जो है सॉइल इरोजन भी ज्यादा होता है। इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो है मात्रा बढ़ेगी एनवायरनमेंट में, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो क्लाइमेट चेंज होगा। इंपैक्ट ऑन जो आदिवासी लोग होते हैं, ये जंगलों पर डिपेंड करते हैं बहुत सारे, आज भी आदिवासी लोग जो हैं उनका रहना खाना,
और उनकी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी जंगलों में ही होती हैं, और मतलब हर तरीके से वो जंगलों पर डिपेंड करते हैं। तो अगर जंगल को काटा जाएगा तो उनकी जो लाइफ है वो इफेक्ट होगी, कई बार उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ सकता है, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, उनके जो रिसोर्सेस है उनका लॉस होता है, और उनके लिए चैलेंज होता है टू देयर कल्चरल हेरिटेज में। नेक्स्ट आता है आपका डिक्रीज द रेनफॉल। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा कम होगी, रेनफॉल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। भाई क्लाउड फॉर्मेशन, जो बादल बनते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में, उसमें जो फॉरेस्ट का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे या कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं रेनफॉल भी कम होगी, वर्षा भी कम होगी। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जो वन शॉट रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, जहां पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने अगर स्टार्टिंग से देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमने देखा AKTU में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हमने देखा फ्लोराइड और आर्सेनिक की प्रॉब्लम्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर में, वाटर से रिलेटेड कौन से डिसीज हो सकते हैं, कैसे उसको हम रोकथाम कर सकते हैं। देन 3 साइकिल हमने पढ़ी है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल। कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों साइकिल इंपॉर्टेंट हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हमने पढ़े। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में डिफरेंस पूछा गया ऑलरेडी 7 मार्क्स में। नेक्स्ट लास्ट में हमने पढ़ा फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे उनको हम रोकथाम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। बाकी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमको अभी हम बीटेक फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड सेम के कोर्सेस आपको कब मिलेंगे। तो सेकेंड सेम का जब लास्ट एग्जाम होगा, जिस दिन सेकंड सेम का लास्ट एग्जाम होगा उस दिन आपको थर्ड सेम के कोर्सेज मिल जाएंगे। CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इसी इन सभी ब्रांच के कोर्स मिल जाएंगे। कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि सभी का फायदा हो सके। बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। और जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट है ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो ये जानकारी आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए भी। मतलब इंडिविजुअल को भी क्या करना है, मतलब योगदान देना पड़ेगा एनवायरनमेंट के प्रति। तो अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, जहाँ भी आप रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो मतलब आज की जो सोशल मीडिया है उसका यूज़ करके भी लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेटस लगाते रहते हैं कि वो कभी वेबिनार कर रहे हैं, कभी सेमिनार कर रहे हैं, वो फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपकी और हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग बीटेक कर रहे हो, टेक्निकल कोर्स है, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए चीज़ों को ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में लोगों को समझा सकते हो और आपकी बात जो है सुनी जाएगी। आपके घर में भी आपकी बात सुनी जाएगी, सोसाइटी में भी, है ना, गांव में है, किसी शहर में है, तो आप लोग भी जागरूक होइए एनवायरनमेंट के प्रति और लोगों को भी जागरूक कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।